तो संयोजकता आपन सिद्धांत के बाद देखो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ कमियां रही होंगी, किसमें? उपसय संयुग में। तो सबसे पहली कमी ये थी कि जो तुम्हारा परबल लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन का युग्मन क्यों कर रहा है, और जो दुर्बल लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन का युग्मन क्यों नहीं कर रहा है। इसका कोई सही कारण नहीं दिया वहां पे। किसने? जो तुम्हारा क्या था, संयोजकता आपन सिद्धांत था, कि मतलब परबल लिगेंड में ऐसा क्या हो रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जा रहा है वहां पर, युग्मन। और कई कई जगह क्या हो रहा था, मतलब परबल लिगेंड था लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं हो रहा था, युग्मन भी नहीं हो। दूसरी चीज क्या थी कि रंग के बारे में सही से व्याख्या नहीं की यहाँ पे, ठीक है, कलर के वगैरह में। तो कलर वगैरह में जैसे यहाँ पर करता है वैसे हमने पीछे D&F में भी पढ़ रखा है कि पूरक रंग देता है, जिस एनर्जी को क्या करता है वो अवशोषित करता है, उसका पूरक। तीसरी चीज क्या है कि यहाँ पर जैसे एक तो मैंने बोला क्या, जो परबल लिगेंड जो है युग्मन क्यों कर रहा है। जो तीसरी चीज है वो है परबल लिगेंड के केस में निम्न चक्रण यौगिक, और दुर्बल लिगेंड के केस में क्या बन रहा था, उच्च चक्रण यौगिक। वो क्यों बन रहा है, तो मतलब ये सब कुछ जो है ये सिद्धांत क्लियर कर देगा। जैसे जो है हमने क्या बोला कि परबल लिगेंड सीधे नाम बोले कि ये होते हैं, इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का युग्मन क्यों होगा, वहां पे तो मैंने बोल दिया कि उसके बाद परबल होता है, मजबूत होता है, इसलिए वो क्या करवा लेता है, युग्मन जोड़ा बनवा लेता है वहां पे। लेकिन यहां पर जो एक्चुअल रीजन है वो यहां पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पता चलेगा, ठीक है। तो यहां पर देखते जाना, मतलब संयोजकता आपन सिद्धांत के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत दिया था वो बैथ ने दिया था 1929 में। किसने दिया था? बैथ। 1929 में बैथ ने क्या किया कि आयनिक क्रिस्टलों की बंद प्रकृति की व्याख्या ने आयनिक क्रिस्टलों की बंद प्रकृति की व्याख्या की थी, ठीक है। आयनिक क्रिस्टलों की क्या की थी, बंद प्रकृति की व्याख्या। दूसरी चीज क्या है कि बाद में जैसे जो है स्लैप और पैनी आए 1932 में, उन्होंने क्या किया, यहां पर जो है चुंबकीय व्यवहार जो होता है उसकी व्याख्या के लिए दिया। किसने? स्लैप और पैनी। स्लैप और पैनी ने चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या। दूसरा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था किसका, संयोजकता आपन सिद्धांत का, जो कमी थी वहां पर वो चुंबकीय जो व्यवहार होता था। एक तो चुंबकीय व्यवहार हम सीधे बोल रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो अनुचुंबकीय होगा, और अगर वहां पर क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो प्रतिचुंबकीय। लेकिन एक्चुअल में अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय किससे डिसाइड होता है, चुंबकीय आघूर्ण से, म्यू के मान से। तो यहां पर जब मतलब संयोजकता आपन सिद्धांत में जब म्यू का मान देखा गया तो वहां पर डिफरेंट आ रहा था। मतलब जो हम क्या निकालते हैं, एक्चुअल में क्वांटिटेटिव वैल्यू निकालते हैं, मात्रात्मक विश्लेषण जब करते हैं, म्यू बराबर √n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो वहां पर जो केंद्रीय धातु परमाणु के लिए जैसे आता था, और यहां पर जो आ रहा था वो क्या आता था, अलग अलग आता था, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया, मतलब चुंबकीय व्यवहार की भी व्याख्या यहां पर की गई, किसके माध्यम से, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के माध्यम से। नहीं तो इस सिद्धांत की क्या जरूरत पड़ती ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है बैथ ने क्या किया, आयनिक क्रिस्टलों में क्या की, बंद की प्रकृति का अध्ययन किया, इसीलिए इसको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बोलते हैं। सबसे पहले जो प्रयोग किया गया किस पर किया गया, आयनिक क्रिस्टलों पर। बाद में स्लैप और पैनी 1932 में क्या किया, चुंबकीय व्यवहार की क्या की इन्होंने व्याख्या की। इसके बाद देखो सिद्धांत बोलता क्या है, ठीक है, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग है क्या, ये 1932 में।
सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो तुम्हारा धातु आयन और लिगैंड होता है, इसके मध्य में जो बंध होता है वो आयनिक बंध होता है। क्या बोला? अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं। मैंने क्या बोला? जो धातु आयन होता है और जो तुम्हारा लिगैंड होता है उसके बीच में क्या होता है? आयनिक बंध। मतलब वहां पर क्या होता है? प्लस और माइनस। अभी समझाता हूं। सिद्धांत के अनुसार सिद्धांतानुसार धातु आयन तथा लिगैंड के मध्य जो पारस्परिक क्रिया होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने और इलेक्ट्रॉन देने की पारस्परिक क्रिया पूर्ण रूप से वैद्युत स्थैतिक यानी कि आयनिक है। अरे एक दे रहा है, एक क्या कर रहा है? ले रहा है। ठीक है, एक क्या कर रहा है? दे रहा है, और एक क्या कर रहा है? ले रहा है। तो कहने का मतलब यहां पर ना जो लिगैंड होगा, मतलब जो यहां पर धातु आयन या लिगैंड थे उनको बिंदु आवेश माना गया। क्या बोला मैंने? धातु आयन और लिगैंड को बिंदु आवेश यानी कि पॉइंट चार्ज माना गया। बिंदु आवेश माना गया। वैद्युत स्थैतिक का मतलब क्या होता है कि दो अपोजिट आवेश होते हैं वहां पे, प्लस और माइनस। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा? अपोजिट जो तुम्हारे क्या होंगे वहां पर? पोल होंगे या अपोजिट जो चार्ज होंगे उनके बीच में क्या होता है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? वैद्युत स्थैतिक बल होते हैं वहां पर। मतलब वैद्युत स्थैतिक का मतलब आयनिक। आयनिक क्या मतलब? एक प्लस एक माइनस। तो धातु आयन और लिगैंड को किस रूप में माना गया? बिंदु आवेश के रूप में। अब जैसे तुम्हारा जो लिगैंड है, जो क्या है? लिगैंड या तो क्या होता है? या तो ऋणायन होगा या फिर क्या होता है यहां पे? उदासीन। ये तो चलो ठीक है कि जो ऋणायन या एनायनिक लिगैंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऋणावेशित बिंदु आवेश बोलेंगे कि उस पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश है। जो एनायनिक लिगैंड होगा उसको कौन सा बिंदु आवेश माना जाएगा? ऋणावेशित। एनायनिक यानी कि जो जिस पर कौन सा आवेश है? एनायनिक। लिगैंड को ऋणावेशित बिंदु आवेश के रूप में, क्योंकि आवेश क्या है उस पर? ऋणावेश है। लेकिन जो उदासीन लिगैंड होगा, समझ लो, उदासीन का मतलब उस पर कोई न्यूट्रल होगा, वो जितना प्लस है उतना ही क्या होगा? माइनस। उसको हम पॉइंट चार्ज के रूप में कैसे मान सकते हैं? मतलब बिंदु आवेश का मतलब या तो प्लस होना चाहिए या क्या होना चाहिए? माइनस। अब जैसे एनायनिक यानी कि जिस पर ऋणावेश होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऋणावेशित बिंदु आवेश हो जाएगा। जैसे क्या बोला मैंने? जो जिस पर क्या होगा? ऋणायन होगा। जैसे Cn है तो Cn के ऊपर क्या है? माइनस है। जैसे क्या है? Cn माइनस या OH माइनस। ये क्या हो गए तुम्हारे? पॉइंट चार्ज के रूप में। पॉइंट चार्ज के रूप में कौन से पॉइंट चार्ज के रूप में? ऋणावेशित। लेकिन जो उदासीन वाला है उसको कैसे माना जाएगा? उदासीन लिगैंड को भी बिंदु आवेश माना जाता है। अब मैं बताता हूं कैसे। यहां पर किस चीज का जिक्र आएगा? अब द्विध्रुव का, डाइपोल का। जो उदासीन होगा उसके पास क्या होगा? डाइपोल तो हो गई।
मतलब जो उदासीन लिगेंड, जैसे यहां पर क्या है NH3, जैसे क्या है H2 है। हमारा जो धातु आयन है वो धनावेशित बिंदु आवेश हो गया। जो धातु आयन है वो कौन सा हो गया? धातु आयन धनावेशित बिंदु आवेश। क्योंकि धातु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बोलेंगे। जो तुम्हारा ऋणायन वाला लिगेंड होगा उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव पॉइंट चार्ज। लेकिन जो उदासीन लिगेंड है उसको किस रूप में हम बिंदु आवेश के रूप में मान सकते हैं? तो यहां पर देखो, यहां पर क्या आएगा? जो तुम्हारा उदासीन लिगेंड होता है उसके पास डाइपोल होता है, द्विध्रुव होता है। मतलब जैसे H2O है ये। अब यहां देखो, इस पर कितना होता है? प्लस, इस पर आंशिक प्लस, इस पर क्या हो जाएगा? आंशिक माइनस। तो मतलब जो ये वाला हिस्सा है, क्योंकि लीगेंड है, लीगेंड क्या बोला? या तो ऋणायन होगा या उदासीन। तो अब खुद बताओ ये किससे जुड़ेगा? धातु आयन से। धातु आयन पे कौन सा चार्ज है? प्लस। तो इसका कौन सा वाला द्विध्रुव जुड़ेगा? जो माइनस वाला। कहने का मतलब जो अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है वो किसकी ओर जाएगा? प्लस धातु की ओर। मतलब यहां पर पॉइंट चार्ज के रूप में ये भी काम करेगा। NH3 लगा लो ना, H H H। यहां पर नाइट्रोजन क्या होता है? अधिक वैद्युत ऋणात्मक। किसके मुकाबले? हाइड्रोजन के मुकाबले। इस पर क्या आ जाएगा? डेल्टा 3 माइनस, डेल्टा प्लस, प्लस प्लस। ये वाला किस चीज का काम करेगा? पॉइंट चार्ज का, बिंदु आवेश के रूप में काम करेगा। मतलब यहां पर जो तुम्हारा मेटल से जुड़ेगा, कौन से जुड़ेगा? NH3 का नाइट्रोजन। तो इसलिए यहां पर क्या माना गया कि जो धातु आयन और लिगेंड होते हैं उनको किस रूप में माना गया? बिंदु आवेश के रूप में माना गया। यानी कि इसीलिए आप खुद बताओ, जो आपस में क्रिया हो, ये बोला यहाँ पर धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य जो पारस्परिक आपस में क्रिया हो तो पूर्ण रूप से कैसी है? आयनिक है। यहां देखो जो हमारा लिगेंड है वो ऋणायन या उदासीन है। उदासीन में भी किस चीज का जिक्र बोल रहा हूं? द्विध्रुव का। यहां पर कौन सा चीज आएगी? द्विध्रुव। तो यहां पर जो तुम्हारा धातु आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव आवेशित है। जो लिगेंड है वो क्या है? नेगेटिव ही हो रहा है। जैसे ऋणायन वाले में तो माइनस चार्ज है, लेकिन उदासीन वाले में क्या बोल रहे हैं हम कि उस डाइपोल को देखो जो कौन सा है? अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता क्या है? ज्यादा है। तो उस पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व तो माइनस चार्ज क्या होगा? उस पर ज्यादा होगा। वो किसकी ओर जा रहा है? धातु की ओर। मतलब प्लस और माइनस के बीच में जो पारस्परिक क्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है? आयनिक, पूर्ण रूप से वैद्युत स्थिति। इसलिए यहां पर बोला गया कि जो तुम्हारी लिगेंड और धातु आयन के बीच में जो आपस में क्रिया होती है इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने की, वो कौन सी होती है? आयनिक होती है। बात भी सही है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है। तो कौन सा बॉन्ड होता है वहां पर? आयनिक बॉन्ड। तो कहने मतलब इसलिए जो है यहां पर क्या बोला गया? जो वैद्य थे, स्लैब पहने थे, इन्होंने क्या बोला कि धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य जो आपस में क्रिया हो रही है इलेक्ट्रॉन देने लेने की, वो कौन सी है? वैद्युत स्थैतिक। जहां पर भी वैद्युत स्थैतिक आएगा, वैद्युत धारा मतलब वैद्युत स्थैतिक मतलब स्टैटिक होता है वो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मतलब क्या होता है? दो अपोजिट चार्ज आएंगे वहां पे, जिनके बीच में क्या हो रही होगी? आपस में क्रिया हो रही। तो ये जो पारस्परिक क्रिया ये कौन सी है? आयनिक है। मतलब प्लस और माइनस के बीच में। और है भी जो तुम्हारा धातु आयन है प्लस है, जो लिगेंड है वो क्या है? माइनस है। हालांकि उदासीन बात करें तो उदासीन में भी क्या है? जो अधिक वैद्युत ऋणात्मक वहां पर धातु तत्व है उसकी ओर होगा। किसकी ओर? धातु आयन की ओर। तो इसके पास भी क्या है? माइनस चार्ज। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये भी किसके रूप में काम कर रहे हैं? पर माइनस के रूप में। ठीक है, भले ही क्या है? उदासीन है। इसके बाद देखो, जैसे ये तो पूर्ण रूप से वैद्युत स्थैतिक किस प्रकार से, मतलब सिद्धांत की ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्या बोला? वैद्य ने आयनिक क्रिस्टलों की बंद प्रकृति का अध्ययन किया था, इसीलिए क्या बोल रहे हैं इसको? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इसके बाद देखो यहां पर क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। चलो यहां देखो आगे अब होता क्या है, थोड़ा बहुत हमने पीछे पढ़ रखा है। ठीक है, इसको मिटाऊं? हाँ जी मिटा दो जी, मैं ही बोल देता हूं तुम्हारे बनने का।
यहां देखो, अगर हमने थोड़ा बहुत पीछे रंगीन आयन का निर्माण देखो होगा डी एंड एफ ब्लॉक में, वहां पे बोला था मैंने कि जो डी कक्षक जब जो है वो किसी के कांटेक्ट में नहीं रहता है, जो तुम्हारे क्या होते हैं डी ऑर्बिटल होते हैं, 5 कक्षक होते हैं वहां पर, डी कक्षक जो डी उपकोष होता है, उस डी उपकोष के 5 कक्षक की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है जब तक कि वो अन्य किसी परमाणु के संपर्क में नहीं आता है। जैसे ही तुम्हारा जो है जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो लिगैंड के कांटेक्ट में आएगा या किसी अन्य परमाणु के संपर्क में आएगा, तो वो जो 5 समान ऊर्जा के कक्षक है उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। मतलब वो क्या हो जाता है, 2 समूहों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है T2G और एक होता है EG। ठीक है, तो यहां लिख लेना। इसके बाद क्या है, जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड के संपर्क में आता है तो 5 डी कक्षक जो ऊर्जा में समान होते हैं डी कक्षक की अपभ्रष्टता भंग समाप्त हो जाती है, भंग समाप्त हो जाती है और डी उपकोष के कक्षक दो समूहों T2G व EG में बंट जाते हैं। T2G व EG में बंट जाते हैं। डीजनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं। अपभ्रष्ट कक्षक क्या होता है, डीजनरेटेड, समभ्रष्ट भी बोलते हैं। कक्षक जिनकी ऊर्जा क्या होगी, समान होती है, समान होती है। तो जैसे यहां पर है, ये डी कक्षक है। डी उपकोष में कितने कक्षक है, यहां पर 5। इसका नाम क्या होता है, डी एक्स वाई। इसका नाम क्या होता है, डी वाई जेड। इसका नाम होता है डी जेड एक्स। इसका नाम होता है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। इसका नाम होता है डी जेड स्क्वायर। जब तक ये 5 डी कक्षक किसी अन्य परमाणु के संपर्क में नहीं है, तो इन 5 कक्षकों की ऊर्जा क्या होगी, एक समान होगी। लेकिन जैसे ही इनको अप्रोच करेगा, जैसे ही इनके पास कौन आएगा, लिगैंड आएगा, वो लिगैंड क्या कर देगा, इन 5 कक्षकों को 2 समूहों में विभाजित कर देगा। किसमें विभाजित कर देगा, 2 समूहों में। एक होता है T2G और एक होता है EG। तो जैसे यहां पर जो है EG और यहां पर T2G, ये वाला केस जो मैंने EG, अब देखो यहां पर EG में क्या होता है, 2, और T2G में क्या होते हैं, 3। जैसे T2G में जो 3 होंगे, DXY, DYZ और DZX। EG में जो 2 होंगे वो कौन से होंगे, DX स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। EG का मतलब होता है इवनली जनरेटेड। क्या बोला, इवनली जनरेटेड। इवन क्या होता है, 2 होता है। कितने कक्षक है, 2। T2G का मतलब होता है ट्रिपली जनरेटेड। कितने हैं, 3। ट्रिपली डीजनरेटेड। तो कहने का मतलब यहां पर जो है T2G ट्रिपली डीजनरेटेड और EG इवनली
डिजनरेटेड। कहने का मतलब अब यहां पर देखो जो T2G है वो EG के बराबर नहीं होगा। T2G के कक्षकों की ऊर्जा अलग हो जाएगी और EG के कक्षकों की ऊर्जा क्या हो जाएगी, अलग। dxy बराबर होगा dyz के, dyz बराबर होगा dzx के, लेकिन जो T2G है वो बराबर नहीं होने वाला है किसके, EG का। मतलब dx2-y2 बराबर होगा किसके, dz2। ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन T2G बराबर नहीं होगा किसके, EG। ये ऊपर वाला हायर एनर्जी लेवल है, नीचे वाला लोअर एनर्जी लेवल। ये जो केस देखा जाता है कि जब EG ऊपर होता है T2G नीचे होता है, ये होता है तुम्हारा अष्टफलकीय यौगिकों में। किसमें होता है, अष्टफलकीय में। ये किस केस के लिए बता रहा हूं मैं, ये अष्टफलकीय के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, अष्टफलकीय संकर यौगिकों के लिए। अगर यहां पर क्या हो जाए कि T2G ऊपर आ जाए, कौन ऊपर आ जाए, ये T2G ऊपर, और जो EG है वो कहां आ जाए, नीचे। ये जो होता है, ये वाली कहानी होती है चतुष्फलकीय के लिए। किसके लिए होती है, चतुष्फलकीय के लिए। मतलब क्या है कि अष्टफलकीय में क्या होगा, EG की ऊर्जा ज्यादा होती है, और चतुष्फलकीय में क्या होगा, T2G की ऊर्जा ज्यादा होती है। ठीक है, क्या बोला, अष्टफलकीय संकर यौगिकों में EG की ऊर्जा ज्यादा, और चतुष्फलकीय में क्या होगा, T2G की ऊर्जा ज्यादा होगी। तो यहां पर देखो जो जैसे अष्टफलकीय में हो रहा है, EG की ऊर्जा क्या आ रही है, ज्यादा, किसके मुकाबले, T2G के। और यहां पर क्या हो रहा है, T2G की ज्यादा आ रही है किसके मुकाबले, EG के। ये किसका केस है, चतुष्फलकीय। और ये किसका केस है, अष्टफलकीय। तो ध्यान रखना, इससे पहले ना हमें थोड़ा जो है इनका, जैसे dxy का आकार हो गया, मतलब एक्सिस है वो, तो किस तरीके से वहां पर जो है dxy को बनाया जाता है, dyz को बनाया जाता है, dzx को बनाया जाता है, वो देख रहे हैं, तब तुम्हें क्लियर हो जाए किस तरीके से क्या है। सबसे पहले जैसे मैं बना रहा हूं dxy, ये x डैश y और y, dxy। मतलब यहां पर जो तुम्हारा जो d का आकार होता है वो कैसा होता है, डबल डंबल होता है। ठीक है, दो डंबल इस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो dxy है, मतलब जो डंबल शेप के आकार होंगे वो किस किस के बीच में स्थित होंगे, x और y के। यहां देखो ये आ गया, अरे दिख रहा किस किस के बीच में आया, मैंने x और y के ऊपर नहीं बनाए, ये किसके बीच में बनाए, x और y, x और y, x डैश और y डैश। दूसरा क्या आएगा, ये क्या हो गया तुम्हारा, dxy हो गया, जो कि क्या बता रहा है, क्या ये अक्ष पर स्थित है। इसको बोला जाता है ये निरक्षीय कक्षक है, जो अक्ष पर नहीं है। जो अक्ष पर होंगे वो dx² डैश y² और dz²। ये क्या हो गया, dxy। दूसरा देखो जैसे dyz, तो जैसे यहां पर क्या आएगा, z डैश, y डैश। ये किस किस के, कौन कौन से अक्ष के बीच में, z और y के बीच में। कौन कौन से अक्ष के बीच में, y और z के बीच में। तीसरा क्या आता है, dzx। तीसरा क्या आता है, dzx। तो x डैश, z डैश। ये किस किस अक्ष के बीच में, z और
एक्स के बीच में। तो कहने का मतलब ये जो तीनों कक्षक है ये क्या है, तुम्हारे अक्ष के ऊपर स्थित नहीं है। ये कहां है, अक्षों के मध्य में। ये कहां स्थित है, अक्षों के मध्य में। तो इनको बोला जाता है निरक्षीय कक्षक। इनको क्या बोला जाता है, निरक्षीय कक्षक, जो कि कहां स्थित है, अक्षों के। तो यहां पर इस तरीके से क्या होंगे, निरक्षीय कक्षक जो होंगे वो अक्षों के मध्य में स्थित होंगे। जो अक्षीय कक्षक होंगे वो अक्षों के ऊपर होंगे, एक्स के ऊपर, वाई के ऊपर, जेड के ऊपर। ठीक है। जो अक्षीय कक्षक है वो कौन सा बोला जा रहा है, इजी बोला जा रहा है, इवनली डीजनरेटेड ऑर्बिटल। इसको क्या बोला जाता है, इवनली डीजनरेटेड ऑर्बिटल। और जो T2G है, ट्रिपली डीजनरेटेड ऑर्बिटल। तीन कक्षक है यहां पर कितने, दो, इवन नंबर। इतना हुआ। ठीक है। तो यहां पर क्या है, अक्षीय कक्षक में दो कक्षक आ रहे हैं, dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर देखते हैं किस तरीके से जो है, यहां पर जो मैं बोल रहा था, Eg की ऊर्जा ज्यादा होगी और किसकी, T2G की कम। किसमें, अष्टफलकीय संकर यौगिक में। मिटाऊं इसको, साइड में कराऊं। ठीक है, साइड। यहां देखो, अब मैं क्या बोल रहा था कि Eg की ऊर्जा क्या आ रही थी, ज्यादा, T2G की क्या आ रही थी, कम। यहां देखना, जैसे मैं अष्टफलकीय संकर यौगिक बनाता हूं, अगर ये होता है केंद्रीय धातु परमाणु, मेटल होता है, ये उसके बाद ये और ये। मतलब अगर मैं एक्सिस बनाने जाऊंगा तो इस तरीके से तो बनाऊंगा, एक्स डैश एक्स, वाई डैश वाई और जेड डैश। अब अष्टफलकीय संकर यौगिकों में यही होता है उसका स्ट्रक्चर। यहां से कौन आ रहा है, लीगैंड। यहां से कौन आ रहा है, लीगैंड। यहां से कौन आ रहा है, लीगैंड। यहां से लीगैंड, लीगैंड और लीगैंड। ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, जो लीगैंड स्थित है वो कौन सी पोजीशन पर स्थित है, अक्षीय पर स्थित है कि निरक्षीय पर। अरे यहां मैंने बना रखा है ना, क्या जो लीगैंड है वो अक्षों के बीच में आएंगे कि अक्षों के ऊपर आएंगे, अक्षों के क्या आएंगे, ऊपर। अरे ये दिख रहा है यहां पर, ये अगर y है तो y के ऊपर आ रहा है, ये तुम्हारा अगर z है तो किसके ऊपर आ रहा है, z के। और यहां पर तुम्हारा क्या है, ये अरे क्या है, यहां पर ये x है, जो भी मान रहे हो, यहां पर क्या आ रहा है, x के ऊपर आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या हो रहा है, तुम्हारा जो ये लीगैंड आ रहे हैं किसके ऊपर आ रहे हैं, अक्ष के ऊपर। और अक्ष के ऊपर वाले कक्षक कौन से हमारे, Eg वाले। यहां पर लिख लेना साइड में, लीगैंड कहां पर स्थित है, लीगैंड अक्षों पर स्थित होते हैं। किसमें, अष्टफलकीय में। ये ऊपर वाला कर दिया। तो यहां पर जो लीगैंड है केंद्रीय धातु परमाणु के, अष्टफलकीय में क्या कर रहे हैं, लीगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के अक्षीय कक्षकों, कौन कौन से, Eg, dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, क्या करते हैं, dz स्क्वायर की तरफ आक्रमण करते हैं, पर आक्रमण करते हैं, पर आक्रमण करते हैं। लेकिन dxy मतलब T2G पर
नहीं करते हैं। ठीक है, अब खुद देखो यहां पर T2G पर नहीं करेंगे, किस पर करेंगे? EG पर, क्योंकि T2G वाले कहां स्थित है? अक्षों के बीच में, यहां बीच में स्थित है। जो DXY, DYZ, DZX वो कहां स्थित है? इनके बीच में। तो कहां स्थित है? इनके बीच में। तो यहां पर T2G पर आक्रमण नहीं करने वाला है। कौन? लिगैंड। कहां पर आक्रमण करेगा? जो अक्षीय कक्षक होंगे। जैसे देखना यहां पर, ये होगा मेटल होगा, तो यहां पर क्या, ये एस मान लो, ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सी है? वाई एक्सिस। ठीक है, यहां पर क्या है? ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। तो यहां पर क्या होगा? सामने से कौन आ रहा है? लिगैंड। सामने से कौन आ रहा है? लिगैंड। सामने से कौन आ रहा है? लिगैंड। और सामने से कौन आ रहा है? लिगैंड। अब जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसके पास भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। सपोज दैट जैसे मेटल है तो इलेक्ट्रॉन है उसके पास, जैसे यहां पर है, मैंने ये बना दिया इस तरीके से, और यहां पर क्या है? जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं इस तरीके से, ये। अब सामने से कौन आ रहा है? लिगैंड। किसके ऊपर आ रहा है? अक्षों के ही ऊपर, dx² और y² के ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो यहां पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, सामने से भी वो क्या लेके आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। अब एक चीज बताओ, जब प्रतिकर्षण होता है मतलब यहां पर क्या होगा कि जब जो है अक्षों के ऊपर लिगैंड जाएंगे, मतलब जैसे किसके केस में? EG के केस में, तो वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। जब अक्षों के बीच में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? आकर्षण। वहां पर क्या होगा? आकर्षण। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर ना ये भी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है और ये भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण। जब प्रतिकर्षण होता है तो ऊर्जा ज्यादा होती है कि कम होती है? जब ना प्रतिकर्षण होता है एक दूसरे के बीच में तो ऊर्जा ज्यादा होगी कि कम होगी? ऊर्जा ना ज्यादा होती है प्रतिकर्षण के केस में। अरे आकर्षण क्यों होता है? स्थायी बनने के लिए। स्थायी कब होगा? जब ऊर्जा क्या होगी? कम। आकर्षण के केस में क्या होता है? स्थायित्व आता है। स्थायित्व कब आएगा? जब ऊर्जा क्या होगी? कम। प्रतिकर्षण के केस में क्या होता है? अस्थायी हो जाता है, अस्थायित्व। और जब अस्थायित्व आएगा तो ऊर्जा क्या हो जाएगी? ज्यादा। अब खुद बताओ कि जब यहां पर प्रतिकर्षण होगा तो जो तुम्हारे EG वाले कक्षक है उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है? यहां पर प्रतिकर्षण हो रहा है। और प्रतिकर्षण किसके बीच में हो रहा है? जो dx² या फिर जो dz², मतलब अक्षों के ऊपर जब लिगैंड वहां पर क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे, तो वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण के केस में ऊर्जा क्या हो जाती है? ज्यादा। जब ऊर्जा ज्यादा होगी तो किन की ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी? EG की ऊर्जा ज्यादा होगी। किसकी ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी? EG की। इसीलिए और T2G की ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां पर जो है T2G क्या होता है? कम ऊर्जा, क्योंकि यहां पर क्या होता है? आकर्षण। और EG में क्या होता है? अधिक ऊर्जा। कारण क्या है? क्या होता है यहां पर? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण।